देखिए, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की बात करें तो कहते हैं कि 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। भारत की 2/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। 2/3 मतलब 3 में से 2 लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रिया है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि अधिकांश राशन यानी कि खाद्यान्न एग्रीकल्चर से उत्पन्न होता है। और एग्रीकल्चर से न केवल खाद्यान्न में खाने के लिए भोजन मिलता है बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए कच्चा माल भी यहीं से मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एग्रीकल्चर इन इंडिया आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। कि एग्रीकल्चर जो है यानी कृषि भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल देता है, कच्चा सामग्री देता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री के लिए लकड़ी है ना, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, ठीक है ना। तो कपड़ा कहाँ से बनता है, कॉटन से बनता है। कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, तो कच्चा माल मिलता है। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों को प्रोड्यूस करता है इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंटेंसिव subsistence farming is practiced in areas where population pressure on land is high। तो जहाँ पर जनसंख्या का प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ पर क्या होता है कि मांग होती है हाई अमाउंट ऑफ क्रॉप्स की, बहुत ज़्यादा जो है फसल की डिमांड होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि रोपण कृषि को अपनाया जाता है। ये एक प्रकार की जो होती है वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि चाय की खेती करना, कॉफ़ी की खेती करना। जो चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सब कौन सी फसलें हैं, ये सब रोपण फसलें हैं, ठीक है ना। भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो मुख्य फसल के रूप में बात करें तो है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सब क्या हैं, ये मेजर फूड ग्रोन्स हैं, मेजर फूड क्रॉप्स हैं जो कि ग्रोन की जाती है इंडिया में। क्या बताया हमने, राइस, वीट, मिलेट्स, पल्स, टी, कॉफ़ी एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब भारत में जो फसल की जो ऋतु होती है, अब देखो ऋतु तो वैसे तो भारत में 3 हैं, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, और तो शीत ऋतु में क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है जहाँ पे रबी की फसलें बोई जाती हैं जाड़े के मौसम में, है ना। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, अप्रैल से जून के मध्य में क्या होती है, जो फसल बोई जाती है उनकी कटाई वगैरह की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो चावल खाते हैं, ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चावल का। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, है ना। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य अनाज है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पल्सेस द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। और कंज्यूमर भी है, भारत में दाल बहुत खाई जाती है और लोग बहुत चाव से खाते हैं दाल वगैरह, है ना। भारत 2018 में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन का प्रोड्यूसर है, और देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग में केवल तिलहन की फसलें ही बोई जाती हैं। इसके अलावा ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। गन्ने का वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर प्रोड्यूसर है इंडिया। गन्ना, चीनी, गुड़,
खांगसारी, शीरा इत्यादि बनाने में काम आता है। तो गन्ने से ही गुड़ बनता है, गन्ने से ही चीनी बनती है, गन्ने से ही खांड बनती है, शीरा बनता है, ठीक है ना। तो मूंगफली खरीफ की फसल है। वैसे क्यों मूंगफली खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मूंगफली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में मूंगफली बहुत ज़्यादा पैदा होती है। इसके अलावा चाय की खेती, ये कॉमर्शियल खेती का एक उदाहरण है। टी क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और ये पेय पदार्थ अंग्रेज लेकर के आए थे भारत में। चाय को भारत में लेकर के आए थे अंग्रेज। पहले लोग जब घरों में आके थे, मेहमान घरों में आके, क्योंकि लोगों को पिलाया जाता था दूध, छाछ, मट्ठा, ये हमारे भारत की परंपरा थी। कोई मेहमान आते थे तो गर्मियों का मौसम हो गया तो मट्ठा यानी दही, ठीक है ना, लस्सी, ठीक है ना। और जाड़ों का मौसम हो गया तो गरम गरम केसरिया दूध, ये पिलाया जाता था। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पे चौराहे चौराहे पर उन्होंने इंस्टॉल लगा करके लोगों को फ्री में पिलाई चाय। और आज इंडिया में कोई मेहमान आता है तो हो जाए फिर एक कप चाय, है ना। तो चाय जो है वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल, ये जो राज्य है यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। भारत में जो कॉफ़ी होती है वो अरेबिका किस्म की होती है। भारत में जो कॉफ़ी होती है वो अरेबिका किस्म की होती है। ये यमन से लाई गई थी प्रारंभ में, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण शब्दावली पर बात करें, अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स पर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है प्लांटेशन फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है कि एक सिंगल टाइप की फसल को एक बड़े से एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। निर्वाह खेती, निर्वाह खेती क्या होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि भरण पोषण के लिए होता है। जब कोई किसान अपने परिवार को खिलाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करता है तो उसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। और अगर गहन खेती की बात करें, गहन कृषि की बात करें तो यहाँ पर अधिक उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, सिंचाई वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो रोपड़ के हमने बताया था ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पर जैसे कि आपका हो गया चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना इत्यादि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में आता है। और अगर हम लोग लार्ज एग्रीकल्चर की बात करें, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वृश्चिक कृषि, तो इसमें क्या होता है कि आसपास के जो किसान होते हैं उनके खेतों को मिलाकर के एक बड़ा सा खेत बना दिया जाता है, ठीक है ना। और सब लोग मिल करके वहाँ पर खेती करते हैं, प्रोडक्शन करके। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। खेत बड़ा होकर के उसकी जुताई में आसानी रहती है, ठीक है ना। और जो रिसोर्सेज होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। हरित क्रांति, तो कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करना, अधिक उपज वाले में अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, अच्छी खाद का प्रयोग करना, है ना, उर्वरक का प्रयोग करना यानी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना। तो इससे क्या हुआ कि कुछ विशेष फसलें जैसे कि गेहूं हो गया, इसमें क्या हुआ क्रांतिकारी प्रोग्रेस हुई और फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो पूरे भारत में चारों तरफ हरियाली फैलाने के लिए जो क्रांति लाई गई उसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति किसमें होती है भैया, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पशुओं की नस्ल को सुधारने का जो काम किया गया उसे हम लोग व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे भैंस वगैरह हो गया, गाय वगैरह हो गया, जो दुधारू पशु होते हैं, बकरी भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना, ऊँट भी आ जाता है। ऊँट का दूध बहुत फायदा करता है, शायद आप लोगों ने पिया होगा, ठीक है ना। ऊँट का दूध पीने से कलर साफ होता है, तो बहुत सारी जो फिल्मी हीरोइन होती है वो ऊँट का दूध पीती है, रंग साफ होता है इससे, और कई बीमारियों को मारता है। बकरी का दूध होता है, महात्मा गांधी ने बकरी अपने घर में पाल रखी थी, ठीक है ना। बकरी का दूध जो होता है वो बैक्टीरिया और वायरस को मारने के काम आता है, बहुत ज़्यादा जो है ये पौष्टिक होता है। गाय का दूध में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
ठीक है ना। और भैंस तो आपकी मौसी है, ये जानते ही हो, ठीक है ना। गाय हमारी माँ है तो भैंस मौसी। भाई भैंस भी तो दूध पिलाती है, इतनी प्रोटीन नहीं होती जितनी गाय के दूध में होती है, इतनी नहीं होती। भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर जो क्या प्रोडक्शन वो भैंसी दूध की जगह हो रहा है। तो जो नस्लें सुधारी गई वो किसकी सुधारी गई? भैंसों की नस्लें सुधारी गई, और यहाँ पर वाइट रेगुलेशन लाया गया। रेशम, रेशम की बात करें कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, ठीक है ना। कुछ जो फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, जैसे एफसीआई। एफसीआई का मतलब क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का मतलब क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीएआर, आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की होती है और खरीफ की होती है। रबी की फसल जो होती है वो जाड़े की शुरुआत में बोई जाती है, ठीक है ना, और खरीफ की जो फसल होती है वो मानसून में बोई जाती है, ठीक, क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक रबी की फसल का उदाहरण दीजिए, तो चना, काला चना है ना। काला चना एक विशेष प्रकार का चना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक। और जो लोग बिल्कुल दुबले पतले होते हैं ना, सूखे साखे, डॉक्टर बोलते हैं उनको काला चना जो है भिगो करके रात में, सुबह आप उसको निहार मुँह खाइए, इससे आपकी सेहत बनेगी। जिनमें आयरन की कमी होती है ना, जिनके ब्लड, जिनको खून की कमी होती है, जिनको आयरन की कमी होती है, उनको भी बताते हैं डॉक्टर काला चना। ये रबी की फसल का एक एग्जाम्पल है, ठीक। फलीदार फसल की बात करें कि दाल वगैरह जो होती है वो फलीदार फसल की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रबी और खरीफ के अलावा एक और फसल होती है जिसे हम लोग कहते हैं जायद, जायद की फसल। रबी और खरीफ के अलावा एक और फसल होती है जिसे हम लोग जायद की फसल कहते हैं, जिसमें जो गर्मी में आते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, है ना, पंपकिन, तो ये सब क्या होता है? ये सब आते हैं जायद की फसल में, ठीक। रबी की फसल को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। रबी की फसल को बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। आपके भी कोर्स में यही सब है ना। चलिए रेशेदार फसल की बात करें कि रेशेदार फसल है जूट। रेशेदार फसल है, उसमें रेशे बहुत होते हैं, जूट है। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो खरीफ की फसल में आपका आता है धान, कपास, खरीफ की फसल में आता है। रबी की फसल में गेहूं है ना। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? डोंगित गैलेंग, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, है ना। डोंगित गैलेंग रिवोल्यूशन यानी कि भूदान आंदोलन। जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास बहुत ज़मीनें थी, विनोबा भावे ने क्या कहा? आप अपने हिस्से की कुछ ज़मीन उनको दान कर दो जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो भूदान आंदोलन चला था, ठीक है। किसने चलाया था? विनोबा भावे ने, ठीक है ना। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अरे ज़मीनें दान कर दी, इतनी महंगी ज़मीनें होती हैं, ठीक है ना, कौन अपनी ज़मीन दान करेगा? कुछ बच्चे सोच रहे थे मैं तो नहीं दान करूँगा, है ना, मन ही मन ख्याल आ रहा था, मेरे पास होगी ज़मीन तो मैं क्यों नहीं दान करूँगा। सच्चाई ये है कि दूसरों का कल्याण करने से एक खुशी मिलती है, ठीक है ना। एक मैंने बच्चे को देखा था, एक मुश्किल से 6-7 साल का एक बच्चा का, एक लड़का था, उसको कैंसर था। कैंसर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक बीमारी होती है। 6 साल के मासूम से बच्चे को कैंसर, सोच सकते हो आप क्या उसका अपराध होगा, क्या उसने गुनाह किया होगा? ये उसके पिछले जन्म के कर्म थे, जिसकी वजह से उसको जो पनिशमेंट मिल रही है वो इस जन्म में मिल रही है, ठीक है ना। तो हम बार बार बोलते हैं कि हमें सबका कल्याण करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए जितना हमसे पॉसिबल है, ठीक है ना। सबका कल्याण करना चाहिए क्योंकि इनका फल हमें मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित होता है। तो इसीलिए विनोबा भावे ने ये आंदोलन शुरू किया था और वो आंदोलन था भूदान आंदोलन। खरीफ की फसल का एग्जाम्पल धान बताया था हमने। रेशेदार फसल हमने आपको बताई कि जूट,
रेशेदार फसल है ना। रोपड़ फसल है, रोपड़ यानी कॉमर्शियल, गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है ना, ये सब क्या है, रोपड़ फसल आपको बताई गई थी। झूम कृषि किस राज्य में होती है? झूम कृषि जो कि मिजोरम में, ठीक है ना। झूम कृषि कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। मोके अनाज के एग्जाम्पल कीजिए। ज्वार, ज्वार है मोटा अनाज। अच्छा, अभी लास्ट ईयर कुछ सालों में ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन आया एग्जाम्स में, बहुत जगह आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो अगर इसकी बात करें तो अभी हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें बताया था कि भारत क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 2/3 यानी 3 में से 2 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि से संबंधित हैं, ठीक है ना। और कृषि क्या है, एक प्राथमिक कार्य है, यानी सबसे पहला किया जाने वाला कार्य, जो प्राथमिक कार्य, प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो कृषि है। भैया देखिए 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी सबसे पहले पेट भरना जरूरी, तो उसके लिए पेट कैसे भरोगे, अनाज पैदा करना जरूरी, एग्रीकल्चर करोगे, ठीक है ना। और बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो कारखाने हैं, बहुत सारे जो उद्योग हैं, किस पे बेस करके हैं, एग्रीकल्चर पे बेस करके हैं, है ना। तो बहुत सारे उद्योग अभी हमने बताया कि जैसे कि कागज़ उद्योग हो गया, तो कागज़ कहाँ से मिलता है भैया। टेक्सटाइल उद्योग हो गया, तो कपड़ा बनाने के लिए कॉटन कहाँ से मिलता है, कपास कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है। तो ये हमारे इंडस्ट्रीज़ का भी एक बेस है, इंडस्ट्रीज़ का भी एक आधार है, कच्चा माल मिलता है एग्रीकल्चर से। कॉमर्शियल भी होती है एग्रीकल्चर, है ना, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले वगैरह, ठीक है, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, कॉमर्शियल खेती है। और हमारा जो टोटल जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, 26% एग्रीकल्चर से ही आता है। हमारे जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 26% कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर होती है ना, जो कृषि होती है ना, वो पुरानी तरीके से होती है, प्राचीन तरीके से की जाती है, ठीक है ना। लेकिन आजकल एग्रीकल्चर में बहुत सारे एग्रीकल्चर के न्यू इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर मशीन हो गया, सिंचाई के साधनों में भी वृद्धि हो गई है, जिसके कारण एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में वृद्धि भी हुई है। और आज हमारा देश दुनिया में एक पहचान बना रहा है, ठीक है ना। पहले पहचान क्या थी कि भारत के किसान गरीब हैं, आज देख लो हमारे ससुर जी भी किसान हैं, कार से चलते हैं, वो भी बड़ी सी कार है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब किसानों के दिन बदल चुके हैं। हमारे मामा लोग भी किसान हैं, 1 बीघे का 2.5 करोड़ मिल रहा है, नहीं बेच रहे हैं, 1 बीघे का 2.5 करोड़, ठीक है ना। कितना है, 8 बीघा है उनके पास, कितना हो गया, 20 करोड़ रुपए। बीघा मतलब एरिया होता है, एरिया, ठीक है ना। और यानी कि 20 करोड़ मिल रहे हैं उनको, वो भी उस पर भी देने को राजी नहीं है, कह रहे पड़े रहेंगे, अभी और महंगी होगी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि अब भारत का जो किसान है वो गरीब नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है, भारत सरकार, इसमें बहुत ही अच्छा काम करे किसानों के लिए, ठीक है ना। अभी हमारी मुलाकात हुई कि एक किसान से कह रहा था कि भैया किसान आजकल बड़े खुश हैं, क्यों, मोदी जी उनको ना 2,000 रुपये की, 6,000 रुपये की कुछ किस्त वगैरह भी देते हैं, ठीक है ना, वो मिल जाती है, खाने के लिए वो राशन वगैरह मिल जाता है, राशन की दुकान से वो मिल जाता है, किसान बड़े खुश, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटी जो घर की ज़रूरत होती है, कपड़ा वगैरह, वो तो इतना तो कमा ही सकते हैं वो, ठीक है, तो भारत सरकार भी काफ़ी हेल्प कर रही। तो क्या आती है हमारे भारतीय कृषि की 3 विशेषताएँ, उनकी बात करें तो पहला तो आता है बेस्ड ऑन नेचर। भारतीय कृषि ना अभी भी प्रकृति पर बेस करती है, बारिश हो गई फसल अच्छी हो गई, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता, ठीक है ना। दूसरी विशेषता आती है कि भारत में ना प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन इसके लिए भी अब सुधार हो रहा है, कार्यक्रम बनाए सरकार ने, और फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो कृषि हॉस्पिटल्स वगैरह गांव-गांव में खोले गए हैं, जहाँ पर आप मिट्टी की जांच करा सकते हो, ठीक है ना, और अपनी फसल को बढ़ाने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे उपाय भी ले सकते हो, ठीक है ना। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, भारत में, भारत की जनसंख्या, आप जानते हो कि भारत की जनसंख्या इसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है,
चीन को भी पीछे करके इंडिया विश्व में नंबर 1 हो चुका है जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने का काम, उनका पेट भरने का काम कौन करता है? एग्रीकल्चर करता है, कृषि करता है, ठीक है ना। तो आज भी हम कह सकते हैं कि जो भारत की कृषि है वो एक और जहां भारत के देश के लोगों को उनका भरण पोषण का काम करती है, वहीं दूसरी ओर एग्रीकल्चर आज कॉमर्शियल भी है। आज आपकी फसलों को बेच करके आप पैसा भी कमाते हो, और बहुत सारी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर्स भी है, क्रॉप्स भी हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ वगैरह, है ना। अगर बात करें कि गन्ने के लिए कौन कौन सी दशाएं अनुकूल होती हैं, तो गन्ने की बात करें तो देखिए, गन्ना जो होता है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होता है। मतलब ये है कि इसको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए गन्ने को। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस में, और इसको बारिश भी चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाली जलवायु में गन्ने को बोया जाता है, ठीक है। कम वर्षा वाला इसको एरिया चाहिए। इसको अनेक प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है। गन्ना बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि गन्ने से बनाया जाता है गुड़, चीनी, खांडसारी, शीरा। आप लोगों ने शायद कभी शीरा खाया होगा, खाया किसी ने शीरा? किसी ने खाया? नहीं खाया। हमने बचपन में खाया क्या शीरा? वो लिक्विड में होता क्या, गन्ना है ना, लिक्विड में होता था। वो जो प्रोसेसिंग करके ना गन्ने से जब शक्कर बनाई जाती है तो उसमें एक लिक्विड निकलता है, बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। तो अब कहाँ बोया जाता है गन्ना, इसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर गन्ने की फसल बोई जाती है, ठीक। अगर बात करें भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों की बात करें तो प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी हैं? तो इसमें एक तो आता है प्राकृतिक रेशम। तो रेशम के कीड़ों से, कीड़े का नाम क्या है? कोकून। रेशम के कीड़े का नाम क्या है? कोकून से प्राप्त होता है। तो रेशम के कीड़े की जो कोकून होती है, मतलब जो कीड़ा होता है वो, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कोकून प्राप्त होता है, नहीं कि वो मर जाता है, सड़ जाता है, उससे कोकून प्राप्त होता है, उससे रेशम प्राप्त होता है। कपास को बात करें तो कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। बहुत ज़्यादा कपास यहाँ पर पैदा होता है। कपास सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल भी है। कहाँ पर? दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पे कपास ज़्यादा पैदा होता है। तो कौन सा एरिया हो गया? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास की फसल बोई जाती है। जूट की बात करें, जूट, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। सुनहरा रेशा गोल्डन कलर का होता है ये। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था होती है और उर्वरक मिट्टी में जूट को उगाया जाता है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि चावल, चूँकि भारत में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो चावल की खेती के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द राइस टू प्रोड्यूस द राइस। तो पहली बात तो ये आती है कि भैया देखो, चावल जो है वो खरीफ की एक फसल है, खरीफ में आता है, चावल खरीफ में आता है। और चीन के बाद भारत वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चावल का। अधिकांश लोग भारत में चावल खाते हैं। कुछ लोगों का तो पेट ही नहीं भरता है बिना चावल खाए, है ना। तो खैर चावल हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साल में कुछ ही बार, जैसे खिचड़ी में चावल खाएंगे और चावल के बिना बन ही नहीं सकती है, ठीक है ना। 14 साल के थे जब मुझे CJ अग्रवाल ने कहा था कि चावल मत खाया करो। मालूम है क्यों? क्योंकि उस समय हमको जुकाम रहता था। तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जुकाम बहुत रहता है, तो डॉक्टर ने कहा चावल खाना बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया, जुकाम ठीक हो गया, ठीक है ना। तो अब चावल जो होता है उसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए।
और अधिक आर्द्रता चाहिए। अधिक आर्द्रता मतलब अधिक नमी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा चाहिए, ठीक है ना। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है, लेकिन फिर इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी इसको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है ना। चावल जो है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टा प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी होगी, घाटियाँ हो गया, डेल्टा प्रदेश हो गया। जलोढ़ मिट्टी जो होती है चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आज चावल की फसल को उगाना संभव हो सका है, क्योंकि आज नहरें हैं सिंचाई के लिए, जहाँ से पानी जो है खेतों में भेजा जा सकता है। पतझड़ की ऋतु में चावल की फसल की जाती है कटाई। क्लियर। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो लास्ट 2 साल से लगातार बोर्ड में पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, है ना। पेज नंबर 62 पे आपको मिलेगा सबसे ऊपर। वाणिज्यिक कृषि जो है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, पिछले 1-2 सालों से लगातार पूछा गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, commercial agriculture is the crops which is used to sell into the market। तो भैया वाणिज्यिक कृषि वो है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसको उत्पादन इसीलिए करते हैं कि इसको हम बाजार में बेचेंगे और बेच करके पैसा कमाएंगे। इस प्रकार की कृषि में ज़्यादातर कार्य जो होता है वो मशीनों के माध्यम से किया जाता है। पैदावार अधिक होती है, अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो फिर बेचेंगे मार्केट में बेचेंगे तो पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। हरियाणा में, पंजाब में चावल जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप में आता है। उड़ीसा में भी ये उड़ीसा में तो ये जीविका फसल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग तो इसको खाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी इसको बेचने के लिए यूज़ किया जाएगा वहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गया, है ना। झूम कृषि की अभी हमने बात करी थी। तो झूम कृषि क्या होगी, अगर इसकी बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो समझना चाहिए कि झूम कृषि वास्तव में होती क्या है। तो ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि जंगल के किसी ना भाग को, किसी हिस्से को काट करके साफ कर लिया जाता है, जला करके साफ कर लिया जाता है और फिर इसके ऊपर कृषि की जाती है। तो चूँकि इसमें जलाने से क्या मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो कि समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को छोड़ करके फिर जंगल के किसी नए हिस्से पे जाते हैं, वहाँ पर फिर वही करके जंगल को साफ करते हैं और कुछ समय के बाद फिर उसको भी छोड़ करके आगे मूव कर जाते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि इसमें प्रोडक्शन कम होता है और जो पुराने तरीका हो गया, ट्रेडिशनल वे हो गया कृषि करने का, उस तरीके से जैसे कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, हंसिया हो गया, पुरानी जो मानव श्रम का यूज़ करके, ह्यूमन लेबर का यूज़ करके इसमें प्रोडक्शन किया जाता है और सिंचाई के साधनों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं ना उनको पैदा करने के लिए जगह पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे सिंचाई के साधनों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल आ सकता है बोर्ड में आपका, और उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ गया तो आपकी चांदी हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है, यानी कृषि की किन समस्याएं बताइए, यानी कि भारत में कृषि का उत्पादन कम क्यों होता है, इसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में कृषि को हजारों वर्षों से की जा रही है, ठीक है ना, लेकिन भारत में अभी भी क्या कृषि डेवलप नहीं है, विकसित नहीं हो पाई है। कहते हैं कि भारत में गांव में निवास करता है, तो भारत में अभी भी 30% से कम शहर हैं और 70% से ज़्यादा अभी भी गांव है, और गांव में की जाती किसानी।
लेकिन चूंकि किसानी में प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब भारत की कृषि पिछड़ी हुई है। क्या कारण है? पहला आता है कि लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता। देखिए भारत में प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि भारत में फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, उर्वरक का यूज़ किया जा रहा है, रसायन का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। ठीक है क्या? फिर आता है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। ठीक है ना? एक कारण ये भी है कि हमारे भारत में जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे पशु वगैरह चरते हैं, बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, खेती करने की योग्य मिट्टी रह नहीं जाती है, फसल कम होती है। फिर आ गया ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन, यानी पुरानी तरीके से किसानी करनी। तो किसान जो है ना भारत के अभी भी गरीब हैं, वो अभी भी क्या करते हैं कि पुरानी तरीके से कृषि करते हैं। ठीक है ना? हल बैल और ये सब तरीके से कृषि की जाती है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है? और खेतों का जो छोटा आकार थे, भारत में ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक परिवार में ज़्यादा लड़के होते हैं। अब जब ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर बड़े बड़े खेतों का बंटवारा हो गया, सब हिस्से में छोटे छोटे खेत आ गए। अब खेतों का छोटा आकार होगा तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन तो होगा नहीं ज़्यादा। ठीक है ना? इसकी वजह से भी सिंचाई सुविधाओं का अभाव। देखिए भारत में क्या है ना, अभी भी ना कृषि जो है वो बेस करती है, किसके ऊपर बेस करती है? वो बेस करती है बारिश के ऊपर। अभी भी प्रकृति पे बेस करती है, बारिश हो गई फसल अच्छी हो गई, बारिश नहीं हुई फसल अच्छी नहीं हुई। तो इससे किसी बात है, सिंचाई की सुविधाओं का अभी भी अभाव है, नलकूप नहीं है, कुएँ नहीं है, नहरें नहीं है, हर जगह के भाई उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना? अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं। देखिए एक बार मोदी ने कहा था, क्या कहा था मोदी ने कहा था कि भारत में फसल का 30% हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज चेन नहीं है, भंडारण की सुविधाएं नहीं है। तो भंडारण की उचित सुविधा न होने के कारण क्या होती है, फसल खुले में पड़े पड़े सड़ जाती है, खराब हो जाती है। आज भी 30% से अगर फसल खराब हो रही है, तो फिर क्या है, एक तो ये हो गया कि भाई देखो भंडारण सुविधाओं की कमी होगा, तो भंडारण सुविधाएं कम होती हैं, या फिर यहाँ पर आपको जो गोदाम वगैरह होते हैं वहाँ के जो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसके कारण किसान वहाँ पे अपनी फसल को रख नहीं पाते। मंडी में फसल को ले गए, ट्रैक्टर में फसल लगी खड़ी है, ट्रक में फसल लगी खड़ी है, बारिश हो रही है, भीग रहा है, अनाज सड़ रहा है। क्या है? क्या है? सुविधाओं की कमी है। इंडिया में फसल बहुत पैदा होती है, अनाज बहुत पैदा होता है। ठीक है ना? भारत से विश्व के कई देशों में निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन फसल बर्बाद भी बहुत होती है। जहाँ एक और सुविधाओं की कमी है, वहीं दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में भंडारण की सुविधाओं का भी अभाव है, स्टोरेज कैपेसिटी का भी अभाव है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर। ठीक है ना? जो कि हमने आपको बता दिया, समझा दिया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है।